तो मैं फिर से बता देता हूं कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब कोई खास डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन में, पर ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं होती। नो सिग्निफिकेंट बहुत खास नहीं होती, पर बिल्कुल नहीं होती, कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, वो बात गलत है। क्योंकि डाइजेस्टिव एक्टिविटी में देखिए एब्जॉर्प्शन भी आता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है। और यहाँ जरा देखिए कुछ जो एंजाइम्स हैं साथ में वो डाइजेशन करते भी रहते हैं थोड़े बहुत, तो साथ में आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। फंक्शंस क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग। कुछ वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स। म्यूकस का सिक्रेशन करता है जो वेस्ट पार्टिकल को आपस में चिपकाता है, उन्हें लुब्रिकेट करता है और आसानी से पास कराता है ताकि आसानी से बाहर पास हो सके। ठीक है, अब देखिएगा क्या लाइनें हैं, इसके बाद भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जहां से गलती हो जाती है, आसान लाइनें फिर भी। द अनडाइजेस्टेड unabsorbed substances called feces enter into the cecum of large intestine। किस वॉल से? इलियोसिकल वॉल से, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब, इसका मतलब नॉट ओनली अनडाइजेस्टेड, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो डाइजेस्ट हो गए पर थोड़े बहुत अनएब्सॉर्ब रह जाते हैं, जैसे कुछ फैट्स और प्रोटीन। तो इसका मतलब वो फीसेस बनाते हैं, वो सीकम में इंटर करते हैं। कौन? अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब, जो डाइजेस्ट नहीं हुए और जो एब्सॉर्ब नहीं हुए, वो पास हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, और वो अब बाहर की तरफ चले जाते हैं फीकल मैटर। ये टेम्परेली स्टोर्ड होता है रेक्टम में टिल डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब पासिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल फीसेस, उसी को हम डेफिकेशन कहते हैं। डेफिकेशन से पहले ये टेम्परेली स्टोर्ड होते हैं रेक्टम में, परमानेंटली नहीं, क्योंकि टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है। The activity of gastrointestinal tract are under neural and hormonal control। मतलब नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल, कई सारे हार्मोन का इसमें रोल होता है जो मैंने लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है, फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। इसके बाद देखिए, ये भी चर्चा की थी हमने, साइट देखना फूड को, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। ओरल कैविटी में पहुंचा तो सलाइवा आएगा ही, परंतु देख कर ही मुंह में पानी आ जाता है, स्मेल से ही पानी आ जाता है, और मैं तो ये कहूंगा सोच कर ही पानी आ जाता है। आप सोचें जो आपको फूड पसंद हो, चिकन, मटन, पिज्जा, पनीर, व्हाटएवर, तो सोच कर ही टेस्टी के बारे में पानी आ जाता है। देखना और इसमें से तो आता ही मुंह पानी अगर वो टेस्टी है तो, और पेट खाली है, भरा हुआ नहीं है, भरा हुआ होता है तो भी पानी नहीं। The gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signal। स्टमक का और इंटेस्टाइन का सीक्रेशन भी न्यूरल सिग्नल से आता है। The muscular activity of different parts of alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms both local and CNS। जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो भी लोकल और CNS कंट्रोल के अंदर होती है। आप जानते हो यहाँ पर एक होता है ऑरोबैक प्लक्सेस। ऑरोबैक प्लक्सेस जो कि पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्सिस को, जो मैंने लेक्चर में बताया है। इसके अलावा दूसरा मीजनर्स प्लक्सेस होता है। मीजनर्स प्लक्सेस ये सब म्यूकोसा में होता है, इसके इसको सब म्यूकोसल प्लक्सेस भी कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन कराता है। किसका? डाइजेस्टिव एंजाइम का। ये ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई है और इनवॉलंटरी तरीके से ये एंजाइम्स का सीक्रेशन करा देती हैं। जैसे फूड वहां पहुंचता है करा देती हैं। तो लोकल भी कंट्रोल करता है जो वहां पर है, और सीएनएस भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Hormonal control of secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa। लोकल हार्मोन हार्मोनल कंट्रोल करते हैं और उनके बारे में हमने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू फूड की। पूरा इसमें खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या है। तो जरा देखिए, कार्बोहाइड्रेट 5.1 किलो कैलोरी, 5.65 ये प्रोटीन और 9.45 ये फैट्स थी। मगर अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन में हमें जिन वैल्यू का यूज करना होता है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम वो पुट करना होता है प्रोटीन के लिए, और 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ये फैट के लिए। तो जो भी फूड सब्सटेंसेस गिवन हो, जितने भी मात्रा में गिवन हो, जितने ग्राम में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके जो है फिजियोलॉजिकल वैल्यू से।
कैलोरीफिक वैल्यू से कम होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। और उसमें सैलेड गिवन हो, उसमें लिग्निन गिवन हो, इस तरह के फूड जो हमें एनर्जी देते ही नहीं, तो उनको काउंट नहीं करना है। या जो हमारे में डाइजेस्ट ही नहीं होते, जैसे सेल्लोज, अगर वो दिया है कि 10 ग्राम किसी ने सेल्लोज खाया, घास चबाई, भूसा खाया, तो वो डाइजेस्ट नहीं होने वाला, तो उसको जो है ना नहीं रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पे। डाइजेस्टेड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक मैंने लगभग हर क्लास में एनसीईआरटी से भी बताया था, क्योंकि इसमें वही बात बार बार कहता है। ये क्या कहता है कि ग्लूकोज का अमाइनो एसिड का सिंपल डिफ्यूजन से भी होगा, फैसिलिटेटेड से होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा। देखिए कैसे। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू द ब्लड एंड लिम्फ। जैसे ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में पहुंच जाए। इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगती, एक्टिव मतलब एनर्जी लगती है। फैसिलिटेटेड में कोई प्रोटीन फैसिलिटेट करता है, वो हेल्प करता है अंदर पहुंचने में, यहाँ भी एनर्जी नहीं लगती। अब देखिए आगे चीजें रिपीट कर रहा है कैसे। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे कि कौन, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि चमकता रहे आपके लिए, दिखता रहे आपको, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं। The passage of these substances in blood depends upon the concentration gradient. However, substances like फिर से glucose, amino acid are absorbed with the help of carrier protein. This mechanism is facilitated. मतलब फिर से वही glucose, amino acid सिंपल से भी आए, फैसिलिटेटेड से भी आए। वाटर का ट्रांसपोर्ट इसने अलग से दिया हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। इसके बाद इसने फिर दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक फिर से अमीनो एसिड, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na+ आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। मतलब पूरे में एक वो गाना गा रहा है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड वो सिंपल से भी जाते हैं, फैसिलिटेटेड से भी जाते हैं और एक्टिव से भी जाते हैं। याद रखना है, पैसिव में क्लोराइड आयन और एक्टिव में Na+ आयन, ये याद रखिएगा दोनों, ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो एब्सॉर्ब नहीं हो सकते इनटू द ब्लड। तो उन एब्सॉर्ब नहीं हो सकते मतलब एब्सॉर्ब थोड़ी होंगे कि नहीं होंगे, एब्सॉर्ब नहीं होते मतलब इस फॉर्म से। कैसे एब्सॉर्ब होते हैं वही बताया गया है। ये पहले दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड माइसिल, ये माइसिल बना लेते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इसमें बाइल सॉल्ट लग जाता है इस तरह से और बन जाता है क्या, माइसिल। बाइल सॉल्ट का पोलर एंड बाहर होता है और नॉन पोलर एंड अंदर होता है, क्लास में बताया था। और पोलर होने की वजह से बाहर वाला एंड ये आसानी से ब्लड में मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं और विच देन मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके ये स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है काइलोमाइक्रोन। क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन, जो कि बाद में लिम्फ वेसल या लैक्टील में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होते। ये लिम्फ वेसल अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देती है ब्लड स्ट्रीम में, कैपिलरीज में नहीं, जो दूसरी बड़ी ब्लड वेसल है उसके अंदर रिलीज कर देती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस takes place in different part of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine. However, maximum absorption occur in small intestine. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हर चीज का कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लिख दिया इसने और इसकी समरी नीचे दे दी, वो हम समरी देख लेते हैं। यह समरी, समरी में इसने बताया माउथ में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए माउथ में एब्जॉर्ब हो रहा है सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज। ड्रग के बारे में, स्टमक में वाटर का, सिंपल शुगर्स का, अल्कोहल का, इन चीजों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। प्रिंसिपल ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का। The digestion is completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph.
फैट लिम्फ में, बाकी ब्लड स्ट्रीम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो देखो स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, पर यहाँ इसने वाटर को नहीं दी वरीता, जो कि है यहाँ भी एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल, कुछ ड्रग्स, ये भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। The absorbed substances finally reaches the tissue which utilizes them for their activities. इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो टिश्यूज को मिलते हैं और उसको यूटिलाइज करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन करते हैं। The digested waste solidified into coherent phases in rectum initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. The ejection of feces to the outside to the anal, ठीक है, समझ रहे हैं, वॉलंटरी प्रोसेस है, कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मतलब डेफिकेशन जो है वो फीसिस का होगा और ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है, खूब सारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिससे बाहर चला जाता है। आसान है बहुत, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे ये बीमारियां हैं जो कि मैं ना भी पढ़ाऊं तो आप जानते हैं, पर मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। जॉन्डिस, इसमें क्या होता है, लीवर इफेक्ट होता है, स्किन आई येलो हो जाती है क्योंकि बाइल पिगमेंट डिपॉजिट होता है। वोमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, स्टमक से माउथ के थ्रू जो कंटेंट है बाहर आ जाता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि मेडुला का वोमिट सेंटर कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वोमिटिंग, मतलब पहले बेचैनी होगी, नोजिया मतलब बेचैनी, और उसके बाद वोमिट हो जाएगी। डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट, इसका मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है डायरिया में, एबनॉर्मल है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है फेसेस की लिक्विडिटी, बार बार पास होती है फेसेस, इसे कहते हैं डायरिया। जब बार बार फेसेस रिमूव हो रही है, बहुत सारा पानी होता है, तो डायरिया से रिड्यूस हो जाता है फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन उसका उल्टा है एकदम। फेसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलॉन, ये कोलॉन में रहती हैं और बावल मूवमेंट्स वो इरेगुलर हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फेसेस हार्ड हो जाती है, वाटर की कमी होती है। डायरिया में ज्यादा हो जाता है। इनडाइजेशन क्या लालची लोगों में होता है, इनडाइजेशन वो कंडीशन है जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, लगता है भरा हुआ एकदम, खाने का भी मन नहीं होता, फूड डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा। कॉजेस क्या है इसके, सही से एंजाइम ना सीक्रेट हो, एंजाइटी, आप डरे हुए हो, चिंतित हो, ओवर एक्साइटेड हो, ओवर फीलिंग कोई किसी चीज की हो, तब होता है। फूड पॉइजनिंग हो जाए, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खाने से या स्पाइसी फूड खाने से। क्या बात को समझ गए आप? तो ठीक है, मैंने म्यूट हटाने का ऑप्शन जो है, म्यूट, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है बेटा।